नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। प्रदेश के घाटे में चल रहे निगम व बोर्ड नहीं होंगे बंद, अध्यक्षों व उपाध्यक्षों की नियुक्तियां पहले की तरह रहेंगी जारी। विधानसभा में आगामी वित्त वर्ष के बजट पर चर्चा जारी, विपक्षी सदस्यों ने बजट को कोसा, सत्ता पक्ष ने किया गुणगान। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र चायल का किया शुभारंभ। और राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने देश की प्रगति के लिए नवाचार व नई तकनीकें अपनाने पर दिया बल। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में घाटे में चल रहे 12 निगम व बोर्ड बंद नहीं होंगे और इन निगमों व बोर्डों में अध्यक्षों और उपाध्यक्षों की नियुक्तियां पहले की तरह जारी रहेंगी। प्रदेश विधानसभा के शिमला में चल रहे बजट सत्र में प्रश्नकाल के दौरान आज कांग्रेस के जगत सिंह नेगी के एक सवाल के जवाब में जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने ये बात कही। महेंद्र सिंह ठाकुर आज सदन में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की गैर मौजूदगी में मुख्यमंत्री से जुड़े विभागों के प्रश्नों का उत्तर दे रहे थे। उन्होंने कहा कि निगमों व बोर्डों में अध्यक्षों और उपाध्यक्षों की नियुक्तियों की प्रथा कोई नई नहीं है, बल्कि ये पहले से चली आ रही है। महेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा कि पूर्व कांग्रेस सरकार ने 6 निगमों व बोर्डों में अध्यक्ष व उपाध्यक्ष नियुक्त किए थे, जबकि मौजूदा सरकार ने 5 ही निगम व बोर्डों में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष लगाए हैं। विधायक लखविंदर राणा के एक सवाल के जवाब में स्वास्थ्य मंत्री राजीव सहजल ने कहा कि ऊना, नालागढ़ और कोटखाई में लेवल 3 के ट्रॉमा सेंटर खोलने के लिए केंद्र सरकार ने मंजूरी दी है और इसके लिए 8 करोड़ 29 लाख रुपए की धनराशि भी जारी कर दी है। उन्होंने कहा कि नालागढ़ में कोरोना मरीजों के लिए बनाए गए मेकशिफ्ट अस्पताल को ट्रॉमा सेंटर में तब्दील किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यहां पर लेवल 3 का ट्रॉमा सेंटर खोला जाएगा, जो अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर से लैस होगा और इसके लिए करीब 62 लाख रुपए जारी कर दिए गए हैं। विधायक बलवीर सिंह के एक सवाल पर सैजल ने कहा कि आईजीएमसी शिमला में जल्द ही पैट स्कैन की सुविधा शुरू कर दी जाएगी। विधायक आशा कुमारी के अनुपूरक सवाल पर स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि बिलासपुर, सोलन, हमीरपुर, चंबा और नाहन में पीपीपी मोड पर सीटी स्कैन मशीनें स्थापित की जाएंगी। विधायक इंद्रदत्त लखनपाल और सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस संबंध में अनुपूरक प्रश्न पूछे। उद्योग मंत्री बिक्रम ठाकुर ने कांग्रेस के जगत सिंह नेगी के सवाल के जवाब में कहा कि फिलहाल कुनिहार को औद्योगिक क्षेत्र घोषित करने का कोई विचार नहीं है। उन्होंने कहा कि कुनिहार के साथ ममलीग में 2004 से औद्योगिक क्षेत्र घोषित है, लेकिन वहां अभी तक एक भी उद्योग नहीं आया है। विधायक पवन नैयर, मुल्खराज, रामलाल ठाकुर, रविंद्र कुमार, बलवीर सिंह, राजेश ठाकुर और अन्यों ने भी अपने अपने सवाल पूछे। प्रदेश के अगले वित्त वर्ष के लिए विधानसभा में पेश किए गए बजट को जहां विपक्षी सदस्यों ने जमकर कोसा, वहीं सत्ता पक्ष के सदस्यों ने इसका खुले मन से गुणगान किया। आज विधानसभा में बजट पर चर्चा शुरू करते हुए कांग्रेस सदस्य आशा कुमारी ने कहा कि वर्ष 2020-21 के लिए 49,131 करोड़ रुपए का बजट था और अगले वित्त वर्ष के लिए इसमें 1,061 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी की है। उन्होंने कहा कि महंगाई को देखते हुए ये बहुत ही कम बढ़ोतरी है। आशा कुमारी ने कहा कि जीडीपी गिर रही है और देश के साथ साथ हिमाचल में ये माइनस में है और प्रति व्यक्ति आय भी कम हुई है। उन्होंने बजट को जन विरोधी करार देते हुए इसकी आलोचना की। आशा कुमारी ने कहा कि राज्य के कर्मचारियों के लिए नए वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने को लेकर बजट में कोई प्रावधान नहीं किया गया है। उन्होंने जल जीवन मिशन में की जा रही टेंडर प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए। भाजपा के नरेंद्र बरागटा ने बजट चर्चा में हिस्सा लेते हुए कहा कि ये बजट सर्वव्यापी और सर्वस्पर्शी है। उन्होंने कहा कि इस बजट में की गई घोषणाओं से हर वर्ग को लाभ होगा और इसमें कृषि, बागवानी, उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा समेत कई विषयों पर फोकस किया गया है। बरागटा ने कहा कि कोरोना के इस संकट से निकलने का मुख्यमंत्री ने जो प्रयास किया है वो सराहनीय है। बरागटा ने सुझाव दिया कि सेब उत्पादक क्षेत्र में बागवानी विश्वविद्यालय खोला जाए और यदि ऐसा संभव नहीं है तो सैटेलाइट केंद्र भी खोला जा सकता है। इससे बागवानों को भारी राहत मिलेगी।
कांग्रेस सदस्य राजेंद्र राणा ने कर्मचारियों के मुद्दों को बजट में स्थान न देने के लिए सरकार की आलोचना की। उन्होंने कहा कि कोविड काल में बहुत युवा बेरोजगार हो गए और इनके लिए कोई योजना नहीं है। माकपा सदस्य राकेश सिंघा ने बजट दस्तावेज को दिशाहीन और भ्रमित करने वाला बताया। उन्होंने कहा कि बजट दस्तावेज में राजस्व बढ़ाने का कोई प्रयास नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार जब तक आय के नए संसाधन नहीं जुटाएगी तब तक वो प्रदेश की जनता के साथ न्याय नहीं कर सकती। सिंघा ने सरकार की कोरोना से लड़ने की रणनीति को भी गलत ठहराया और कहा कि इसकी वजह से प्रदेश की आर्थिकी तबाह हो गई है। विधायक बलवीर सिंह, मोहन लाल ब्राक्टा, विक्रम जरयाल, इंद्रदत्त लखनपाल, जेआर कटवाल, लखविंदर राणा और रीना कश्यप ने भी चर्चा में भाग लिया। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रधानमंत्री जन औषधि योजना के तहत सोलन जिला के चायल में जन औषधि केंद्र का आज शिमला से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये केंद्र क्षेत्र के लोगों को सस्ते दामों पर जेनेरिक दवाइयां उपलब्ध करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। जयराम ठाकुर ने कहा कि जन औषधि केंद्रों के माध्यम से जेनेरिक दवाइयां, सर्जिकल और अन्य मेडिकल उपचार संबंधी सामान उपलब्ध करवाया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उचित मूल्य पर दवाइयां व उपकरण मिलने से विशेषकर गरीबों और समाज के कमजोर वर्गों के लोगों को बड़ी राहत मिली है। जयराम ठाकुर ने कहा कि सभी जिला अस्पतालों में 58 जन औषधि केंद्र संचालित किए जा रहे हैं। इससे पहले मुख्यमंत्री ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भेंट की। जयराम ठाकुर ने प्रदेश में वन स्वीकृतियों से जुड़ी बाधाओं को दूर करने के लिए केंद्रीय मंत्री का आभार जताया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने गृह मंत्री के साथ प्रदेश के विभिन्न मुद्दों के बारे में चर्चा की। अमित शाह ने मुख्यमंत्री को प्रदेश की विभिन्न विकासात्मक आवश्यकताओं के लिए हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने देश की प्रगति के लिए नवाचार और नई तकनीकें अपनाने पर बल दिया है। तकनीकी विश्वविद्यालय हमीरपुर के दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता करते हुए आज उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालयों को आधुनिक तकनीक के साथ रचनात्मक आधार पर काम करना चाहिए। राज्यपाल ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए सृजित किए जा रहे अवसरों का लाभ उठाकर युवा रोजगार प्रदाता बन सकते हैं। इस अवसर पर उन्होंने 162 विद्यार्थियों को डिग्रियां और 43 को मेडल प्रदान किए। राज्यपाल ने उच्च शिक्षा नीति 2020 के बेहतर कार्यान्वयन में तकनीकी विश्वविद्यालय के प्रयासों की सराहना की। इस अवसर पर तकनीकी शिक्षा मंत्री रामलाल मारकंडा ने भी विचार व्यक्त किए। केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन धारकों के लिए महंगाई भत्ते की बकाया 3 किश्तें इस वर्ष 1 जुलाई से देय किश्त में जोड़कर दी जाएंगी। राज्यसभा में आज एक लिखित प्रश्न के उत्तर में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि 1 जुलाई से देय महंगाई भत्ते के भुगतान का फैसला जब भी लिया जाएगा उसमें जनवरी 2020 से जनवरी 2021 तक देय किश्त भी आगे के लिए शामिल की जाएगी। उन्होंने कहा कि महंगाई भत्ते की संशोधित संचित दरों में बकाया दरें शामिल कर दी जाएंगी। अनुराग ठाकुर ने कहा कि किश्तों का भुगतान रोकने से 37,000 करोड़ रुपए की बचत हुई, जिससे कोविड महामारी से निपटने में मदद मिली। शिमला ग्रामीण क्षेत्र की घैणी पंचायत के प्रगतिशील किसान खेमचंद कश्यप अपने खेतों में कृषि की नवीन तकनीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं। खेमचंद कश्यप ने बागवानी में कार्य शुरू किया है, जिसके तहत उन्होंने स्प्रिंकल सिंचाई प्रणाली और जल संरक्षण के लिए पॉलीथीन का इस्तेमाल किया है। उन्होंने टमाटर की फसल पर लगने वाले फ्रूट फ्लाई के लिए ट्रैप भी विकसित किया है। नाम खेमचंद कश्यप, मैं गांव हालोट डाखाना घैणी। मैंने कृषि के क्षेत्र में बहुत से कार्य किए हैं। जैसे कि पहले मैं परंपरागत खेती करता था, परंतु उसके बाद जैसे जैसे विभाग ने और विश्वविद्यालय ने कई तकनीकें विकसित की तो मैंने उनके साथ कुछ तकनीक सीख करके उनकी जानकारी से कुछ मैंने अलग से भी कुछ कार्य किया है। जैसे कि एक फ्रूट फ्लाई लगती है, जैसे हमारे टमाटर में फल मक्खी लगती है, वो उससे जो सारा टमाटर जो है नष्ट हो जाता है, तो मैंने उसके लिए एक ऐसा ट्रैप तैयार किया है जिससे वो फल मक्खियां एक ही जगह में जो है एकत्रित हो जाए और वो मर जाए। जल के लिए मैंने पॉलीथीन शीट का टैंक बना करके अपनी कृषि के उत्पादन के लिए वर्षा जल का संरक्षण करके अपने खेतों में मैंने उसकी सिंचाई की है। खेमचंद कश्यप को हाल ही में दिल्ली में कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा नवोन्मेषी कृषि पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये अवार्ड पाने वाले वे पहले एकमात्र हिमाचली हैं। पूरे देश से लगभग 40 किसानों को इस पुरस्कार से नवाजा गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।